एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 होने वाला है। ये अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, जो आपका डेजर्ट वाला सॉरी आपका जो हिमालयस वाला पार्ट है हम काफी हद तक कवर कर चुके थे। इसके बाद जो आज हमें पढ़ना है, हमें शुरुआत करनी है अपनी कोल्ड डेजर्ट से। ठीक है, अभी तक हम लोग ऊपर का पढ़ चुके हैं, हिमालयस क्या होता है, प्लेट्यूज क्या होते हैं, कौन सा एरिया है, किसने किसको यूनेस्को किन बेसिस पे किसी भी जगह को साइट को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करते हैं, ये सब चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे आपका कोल्ड डेजर्ट से शुरू करेंगे। देखो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी ही प्लेलिस्ट का, उसमें भी एक ही वीडियो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। वहां से धीरे धीरे करके अपने सारे चैप्टर्स को यूनिट्स को कवर अप कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को बताया था हम इस चैप्टर को 3-4 पार्ट्स में कवर करेंगे, बिकॉज लेंथी चैप्टर्स हैं सारे के सारे आपके, बिकॉज 4 बुक्स हटाकर 3 बुक्स की जगह वो 1 बुक कर दी है, तो वो चैप्टर्स बड़े बड़े हैं थोड़े से, तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी है, इसलिए मैं समझा बिल्कुल ब्रीफ में रही हूँ, डिटेल में रही हूँ, तो इसलिए चैप्टर थोड़े लंबे हो सकते हैं, वीडियो लंबी हो सकती है। शुरू करते हैं आज हम तो आज की वीडियो को। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। हम कोल्ड डेजर्ट, मैम कोल्ड डेजर्ट भी होता है क्या? क्योंकि जब भी हम लोग डेजर्ट नाम सुनते हैं हमारे माइंड में सिर्फ सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, वो हॉट गर्म ये चीज दिमाग में आती है, लेकिन नहीं, हमारे इंडिया में, क्योंकि देखो हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत यूनिक है। उसमें यूनिक ये भी है कि डेजर्ट भी है, वो कोल्ड भी है। डेजर्ट एक हॉट भी है जो थार डेजर्ट है राजस्थान में, और एक हमारा ऊपर लद्दाख में हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी है, ठंडा डेजर्ट भी है। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, जहां पर ठंड में विंटर्स में टेम्परेचर आप देखोगे -30 डिग्री से भी कम पहुंच जाता है, मतलब -29 माइनस इस तरीके से, मतलब और बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर जो है पहुंच जाता है, -20 -10 इस प्रकार से इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर जो है पहुंच जाता है, -40 -50। आप सोच रहे हो कितना जो है टेम्परेचर और कम होता जा रहा है, जितना माइनस में बढ़ता रहेगा, -31 31 32 33 34 उतना ही ज्यादा टेम्परेचर लो होता रहेगा आपका विंटर्स में। हम ठीक है, वहां पे माइनस में बात कर रही हूँ मैं, यानी कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहां पे -30 से भी टेम्परेचर जो है कम ठंड में पहुंच जाता है, और रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा कम होती है। लैंडस्केप बहुत रज्ड है, रज्ड का मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ सा है, उठा फुटा सा है, और विद रॉकी टेरेन, भाई पत्थर बहुत ज्यादा है, टेरेन का मतलब है लैंड, तो बहुत पत्थर पत्थर है लैंड पे। कह रहे हैं डीप वैलीज है। वैलीज क्या होती है? जो हम इस तरह से होती है ना, हमारी वैली होती है, मान लो ऊपर माउंटेन है, इस तरीके से यहाँ पर माउंटेन है, देखिए ये ऐसे माउंटेन है 2, और यहाँ पर बीच में जो है ये वैली जा रही है, गहरी होती है काफी, ये इसमें पानी भी होता है, जिसे हम बोलते हैं वैली, तो वैली भी है। हम कहेंगे यहाँ पे देखो लेक्स भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक है हमारी लद्दाख में, जैसे हम बोलते हैं पांगोंग सो लेक, पांगोंग उसका नाम है, और तसो, ये तसो नहीं है, हम सो बोलते हैं, इसका मतलब होता है लेक, मतलब पांगोंग लेक बेसिकली वो इसका नाम है। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं, जो टेरेन है ना, यहाँ पे टेरेन का मतलब जो लैंड है वो रिजेंबल करता है, यानी कि सेम सा है दैट ऑफ द मून। जैसे मून पे दाग है, धब्बे है, लाइंस वगैरह है छोटी छोटी सी, और बहुत कलर देखो बिल्कुल ऐसा सा है, मून का बिल्कुल क्रीम सा कलर इस टाइप का होता है ना, इसीलिए इस वाले पार्ट को लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है, जो यहाँ का लैंड है, जो टेरेन है, जो भूमि है, इसको हम लोग मून लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो मून लैंड भी कह रहे हैं। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे कह रहे हैं जियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन करी है द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन एज वी सॉ अर्लियर। मतलब जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो अर्थ को स्टडी करते हैं, जो ये जो भूमि है, जो लैंड है, इसको स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कौन सी चीज कैसे बनी, कब बनी, कहाँ बनी, क्यों बनी, इनको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। इन्होंने जब रिसर्च करा तो इन्होंने बताया था कि आखिर ये जो टेरेन है, ये जो लैंड है, ये कैसे फॉर्म हुआ है। जैसे हमने पहले देखा था कि जो हमारे माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, फोल्डेड माउंटेन्स का मतलब जब 2 लैंड आपस में टकराए तो ये वाला पार्ट जो उठ गया, और ये हो गया फोल्डेड माउंटेन्स, उठा हुआ पार्ट जो है। इसी टाइम पे क्या हुआ था, जो ये फोल्डेड पोर्शन था ना बेटा, यहाँ पे ना ओशियन था, मतलब यहाँ पे ना पानी था। अब आप सोचो जब ऐसा अगर टकरा रहे हो तो पानी सारा नीचे रह गया, पानी ऊपर नहीं आएगा तो ये वाला पार्ट ऊपर आएगा। पानी में जो भी सैंड था, सिल्ट था, क्ले था ना,
उससे ये बीच वाला जो पार्ट है लद्दाख वाला, कोल्ड डेजर्ट वाला, ये वाला नीचे की तरफ, हिमालयाज के नीचे की तरफ ये बन गया था। उस टाइम पे हमारे बने थे, यानी कि जो अब तो इसी वजह से जो भी इस डेजर्ट में रॉक वगैरह है, जो पत्थर वगैरह है आप देखोगे वो सारी की सारी सैंड और क्ले वगैरह की ही बनी हुई है, किसी और चीज की नहीं है, बेसिकली सैंड और क्ले की है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे दो लैंड के पीस टकराए थे, ये ऊपर वाली ये जो पार्ट है उठ गया था इस तरीके से, और यहाँ पर ये फोल्ड माउंटेन्स बन गए थे। अब क्या था, यहाँ पर जब ये टकराया ना, टकराने से पहले यहाँ पर, एक सेकंड रुको, मान लो ये एक लैंड है, ये एक लैंड पीस है, आपस में आ रहा है, ये टकरा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, टकराने से पहले ना यहाँ पर ओशियन था, पानी था, लेकिन एकदम से आया और टकरा गया इससे, तो ये ऐसे करके ऊपर की तरफ उठ गया ये पार्ट। अब जो ये नीचे पानी था वो तो नीचे रह गया, लेकिन अब जो भी यहाँ पे रॉक बनी इसके नीचे यानी कि जो ये लैंड वाला पार्ट बना, इसके ओशियन जो ये माउंटेन्स का पार्ट बना, इसके नीचे जो भी यहाँ पे रॉक्स वगैरह फॉर्म होंगी ना, वो सारे के सारे, क्योंकि पानी के टकराव से हुआ, पानी को हटाकर, तो जो भी यहाँ पे सैंड या क्ले वगैरह थी उन सबसे यहाँ पे जो रॉक वगैरह है, रॉक है डेजर्ट की, वो बनी है, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, मून लैंड कहते हैं, क्योंकि मून के जैसे यहाँ की पत्थर है। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं लद्दाख में आप देखोगे आपको याक्स बहुत देखने को मिलते हैं, ये वैसे भी कोल्ड एरियाज में होते हैं, आप देख लो ना कितना ज्यादा जो फर वगैरह, कितनी स्किन बहुत हार्ड है इनकी, बहुत हैवी है, बहुत मोटी थिक है, और तो इसलिए अपने ठंड वाले एरिया में सर्वाइव कर सकती हैं। गर्मी में सोचो इतने सारे कपड़े आपको पहना दे, सर्वाइव कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना, ठंड में कर सकते हो। इसलिए जो याक है वैसे भी ये कोल्ड रीजन में देखने को मिलती है, लद्दाख में मिलेंगी क्योंकि लद्दाख में कोल्ड है, कोल्ड डेजर्ट है। कह रहे ये आग जो है वहां के लोगों के लिए हिमालयाज में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये लोग इनको पालते हैं, रियर का मतलब क्या होता है, पालते हैं, दूध के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए, डंग के लिए, गोबर के लिए, और इनको ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज करते हैं, सामान वामान रखकर और ऐसे करके, अच्छा खुद भी आने जाने में। अच्छा अब देखो ये आपको दिखा रखी है पांगोंग लेक की जो एक पिक्चर आपको दिखा रखी है, देखो ये पांगोंग लेक है, पांगोंग सो जैसे हम बोलते हैं, वहां की लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ये सॉल्टी वाटर लेक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है। यूजुअली आप देखते हो जो लेक होते हैं ना, मीठा पानी होता है, नॉर्मल पानी है जैसे हम पीते हैं, लेकिन ये सॉल्टी वाटर की है क्योंकि आसपास जो मिनरल्स वगैरह थे ना इसमें, जिनसे ये बनी है, तो जब वो इन माउंटेन से आते हैं इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं ना वो मिनरल्स, उन मिनरल्स की वजह से ये जो लेक है ये सॉल्टी हो चुकी है, नमक की हो चुकी है, तो इसका पानी पीने लायक नहीं है। कह रहे हैं विंड और रेन ने इन जो माउंटेन्स है, आप देख रहे हो ये वाली पिक्चर आपको दिखा रखी है ना, यहाँ पर मान लो अगर ये प्लेन एरिया भी था, नॉर्मल था, बिल्कुल प्लेन था, तो यहाँ पर विंड है, पानी है, इन सब चीजों ने ना इस वाले एरिया को इतना इरोड कर दिया है कि, इरोड करने का मतलब क्या होता है बेसिकली, इतना खराब कर दिया है भाई। इरोड का मतलब क्या, खराब करना, जो स्ट्रक्चर था उसे बिगाड़ देना बेसिकली, तो वो खराब कर दिया, जिसकी वजह से जो फिगर बन रहे हैं ना, शेप बन रही है, ये रही शेप, ये रही शेप, ये शेप, तो ये इन्हीं वजह से बने क्योंकि इसका इरोजन हो गया। पहले ये प्लेन लैंड भी था ना, तो प्लेन लैंड था, ऐसे नॉर्मल ऐसे है, लेकिन यहाँ पे ना इतना इरोजन हुआ, हवा आ रही है, पानी आ रहा है, दरारें बन रही है, तो ये शेप अलग सी फॉर्म हो गई, ऊबड़ खाबड़ सा रज बन गया है, काफी रॉकी सा है ना। अच्छा चलो अब आगे देखो, बात करती हूं मैं, डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस, इतनी सारी हार्श मुश्किल कंडीशंस के बावजूद भी लद्दाख में जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे यूनिक, बहुत अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ, स्नो लेपर्ड हो गया, एबेक्स हो गया, तिब्बतन एंटेलोप्स हो गया, एंटेलोप्स कौन होते हैं, जो डियर वगैरह होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं एंटेलोप्स, तो वो हो गए यहाँ पे। कह रहे हैं लद्दाख की जो लोग हैं बहुत सिंपल जिंदगी हालांकि जीते हैं, और ये जो रीजन है ये एंशिएंट यानी कि बहुत पुरानी मोनास्ट्रीज बता चुकी हूँ। मोनास्ट्रीज क्या होता है, ऐसी जगह जहां पे जो मॉन्क होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, वो भीख लेते हैं, मान लो ये नहीं बोलूंगी भीख लेते, मतलब जो भिक्षुक होते हैं बेसिकली, जो किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, घर घर जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, और अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए एक जगह पे रहते हैं, वहीं पर पूजा करते हैं, जो पाठ वगैरह करना है, उन जगहों को मैंने ऊपर पिक्चर दिखाई थी, मोनास्ट्रीज बोलते हैं। और देखो बता रहे हैं यहाँ पे कुछ कलरफुल फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि लोसर और हेमिस। देखो ये आपका लोसर वाला फेस्टिवल है, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पे, इस तरीके से लोग डांस करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये वाला डांस है, इस एक फेस्टिवल में बहुत अलग अलग प्रकार के डांस होते थे, तो मैंने इस वाले की पिक्चर लगाई है। और एक हेमिस नाम का फेस्टिवल है, तो वो भी यहाँ पर होता है, इसमें भी बहुत सारे डांस होते हैं, ये वाली मैंने एक पिक्चर लगाई है। ओके अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा गैंगेटिक प्लेन्स की। गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि जो ये वाला पार्ट है आपका, ये रहा सारा, ये यहाँ से है बेसिकली, यहाँ से ये सारा का सारा जो पार्ट ना ये रहा, ये जहां नीचे आ गई, वैसे मैं एक सेकेंड रुको, मेरे को थोड़ा सा मैं ऊपर वाले पार्ट पे जाती हूँ, यहाँ से है ये बेसिकली, यहाँ से लेकर के ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये रहा, यस यहाँ तक, तो ये जो पार्ट है ना,
ये वाला, ठीक है। ये सारा का सारा बेटा आपका क्या है, गैंगेटिक प्लेन्स है। क्या है ये, गैंगेटिक प्लेन्स, ये जिसे हम बोलते हैं नदन प्लेन्स। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, ये चीज देखो, इस बात को बहुत बेसिक है, बहुत ध्यान से समझना। जब आपकी इंडस, ये जो आपको दिख रही है ना इंडस नदी, इस तरीके से आ रही है, ठीक है, एक सेकंड रुको अब जरा, लेट मी चेंज पेन, ठीक है, ओके। अब देखो ये आपकी इंडस नदी है जो ऐसे करके आ रही है, यहाँ से आपकी गंगा आ रही है, देखो इस तरीके से, और ये आपके ब्रह्मपुत्र आ रही है यहाँ से। देखो सारी इस एरिया में आ रही है ना, सारी की सारी इसी एरिया में आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। और खासकर गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आ ही रही है, गंगा तो मेजरली आ रही है, गंगा बहुत ज्यादा आती है, इसलिए हम गंगेटिक इसलिए बोलते हैं, क्योंकि तीनों नदियों में से सबसे ज्यादा पानी गंगा का आ रहा होता है इस वाले एरिया में, पूरे के पूरे एरिया में, इसलिए गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं। अब देखो प्लेन क्यों बोल, माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुआ आपको समझ में आ गया, दो लैंड टकराए, बीच का पार्ट उठ गया, फोल्डेड माउंटेन्स फॉर्म हो गए। अच्छा, अब देखो ये जो प्लेन वाला एरिया ये कैसे फॉर्म होगा, देखो जब भी नदी बहती है, जो हिमालयन रिवर्स है, कोई भी नदी है जब वो बहती है, अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, इन सबको अपने साथ लेकर बहती है, पेबल्स वगैरह को, छोटे मोटे पत्थर जो होते हैं उन सबको साथ लेके बहती है। अब आप सोचो जब नदी ऐसे करके आ रही है, ये वाली नदी भी ऐसे करके आ रही है, सब इसी रीजन में बह रही है, तो क्या ये इस वाले रीजन में अपने द्वारा लाया हुआ सैंड, अपने द्वारा लाई हुई सिल्ट, जो बहुत फाइन, बहुत ज्यादा फाइन मिट्टी होती है, क्ले वगैरह, ये सब यहाँ पे इकट्ठा नहीं कर देगी, ये सब यहाँ पे इकट्ठा कर देगी इस तरीके से, और यही जो एरिया हो जाएगा ये मिट्टी से भर जाएगा पूरा का पूरा। और मिट्टी पे क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, और जहां पे एग्रीकल्चर होगा वहां पे लोग बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आज भी इंडिया के 50% से ज्यादा लोग, बेसिकली हम 54% है वैसे, मान के चलते हैं 50% से ज्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन है, इसीलिए ये रीजन यहाँ पर फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर इन इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, सैंड है, यानी कि सिल्ट है, क्ले है, ये सब अपने ऊपर से आती है बहती हुई, और यहाँ पे आके सब कुछ डिपोजिट कर देती है। और जब वो डिपोजिट करते हैं तो इस मिट्टी को हम लोग बेटा कहते हैं एलुवियल सॉइल। आपने नाम शायद सुना हो, इसे हम बोलते हैं बेटा ALLUVIAL, एलुवियल सॉइल। और ये जो एलुवियल सॉइल होती है बच्चा, ये बहुत ज्यादा मैं कहूँ फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, यानी कि यहाँ पे अगर आप खेती करोगे तो आपको बहुत अच्छी फसल देखने को मिलेगी। और क्योंकि इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर लोग करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, इस वजह से इस वाले एरिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है। ये वाला मैंने आपको टॉपिक शुरू में समझा दिया था कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए क्योंकि नॉर्थ में फॉर्म हो रहे हैं इसलिए हमें नॉर्दर्न बोल रहे हैं, और क्योंकि प्लेन एरिया है जहाँ पे मिट्टी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, तो आपको याद क्या रखना है, रिवर्स के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, रिवर्स जो सैंड, सिल्ट और क्ले लेकर आती है उसके डिपोजिशन से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। अब जो सॉइल बन रही है उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है जी। ये बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है जी, उपजाऊ है, यानी कि अब अगर उपजाऊ है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। और एग्रीकल्चर अच्छा होगा और बहुत सारे लोग आज भी इंडिया के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। ये बातें आपको इस गंगे, और इसलिए इन वाले प्लेन्स को, क्योंकि प्लेन एरिया है इसलिए हम इसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, या फिर गंगा जो नदी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्लो होती है, और सबसे ज्यादा एरिया जो है गंगा का ये यहाँ पर, इसलिए हम इसको गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट, अब अच्छे से आ गया, क्योंकि आगे बार बार नहीं होगा ना, तो एक बार आपको समझ में आना चाहिए बात है क्या, नहीं आया हो दोबारा वीडियो देख लो। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं as we move southwards from the Himalayas, कि जैसे जैसे हिमालय से हम साउथ में आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, we reach the vast, बहुत बड़ा, फर्टाइल, उपजाऊ गंगेटिक प्लेन्स तक हम पहुंच जाते हैं। These plains have been an important part of the history and civilization of India, इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये रहा है। और सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, जहां पे लोग रहते हैं तो जो उनकी सोसाइटी बन जाती है, सिविलाइज्ड है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सब सिस्टम भी यहाँ पे, खाने का, पानी निकलने का, ड्रेनिंग का, घर का, पूजा मंदिर सब कुछ है, इसे हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। कहते हैं ये जो प्लेन्स है आए कैसे हैं, माइटी रिवर्स, बहुत बड़ी बड़ी नदियों से, और जो कि कहां से आ रही है, हिमालय से निकलकर आ रही है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के रिवर सिस्टम से। इसके साथ साथ हम कह रहे हैं नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज, इनकी कुछ सहायक नदियां भी आती है, आपको देखने को मिल रही है। गंगा की सहायक नदी है यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की आएगी सांगपो लेक, वो सांगबो अलग है, सांगपो,
अच्छा, फिर आप यहाँ पे दिहांग और दिमांग भी आती हैं ब्रह्मपुत्र की। इंडस की तो आपको पता है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, बीज है, सतलुज है, ये 5 जो है इंडस की है। तो इस ट्रिब्यूटरी क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी सहायक नदी होती है, मान लो ये बड़ी नदी है, तो इसको जो भी छोटे छोटे जो नदियां होती है वो अपना पानी इसमें आके डालती हैं, इसको से मिलती हैं आकर। इन छोटी नदियों को, सहायक नदियों को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अच्छा, अब क्या कह रही हूँ, इस वाली सॉइल को ये मिनरल से भर देती हैं, जिससे ये सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है, बता चुकी हूँ। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बता चुकी हूँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छी जनरेट होगी, भाई ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इतना कुछ है तो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स है। अब रिवर है वो बहेगी, वाटरफॉल से मान लो गिर भी रही है, अगर ऊपर से ग्लेशियर वगैरह से गिर रही है, टरबाइन घूमेगा। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया ना यहाँ सामने, टरबाइन घूमेगा, इसलिए बोल रही हूँ फर्स्ट क्लास ना देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां देख लो, सब कुछ बहुत अच्छे समझा रखा है यहाँ तक का। टरबाइन घूमेगा, जनरेटर में जाएगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, टावर्स के थ्रू हमारे घर तक भी पहुंच जाएगी। ये सब हो गया। नदन प्लेन्स क्या है वो समझ में आ गया, गैंगेटिक प्लेन्स क्यों बोल रहे हैं वो भी समझ में आ गया। आगे देखो, कह रहे हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दिखा रखी है इस वाली फिगर 1.1 में। ये जो आज के टाइम पे हम एग्रीकल्चर करते हुए ट्रक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्रेन का या मशीन्स का, टूल्स का, वो यहाँ पे दिखा रखा है। यार दिल्ली का एरियल व्यू है, इनके ऊपर से जो हम देख रहे हैं ना ड्रोन वगैरह से, तो ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, बिल्कुल टॉप राइट में आपको यहाँ पे ये रिवर दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये ना यमुना नदी है, आपको वो यहाँ पे दिखा रखी है। आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो मल्टी क्रॉपिंग हो रही है। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक अलग क्रॉप ग्रो हो रही है, यहाँ पे अलग क्रॉप ग्रो हो रही है, यहाँ पे अलग क्रॉप ग्रो हो रही है, तो जो एक साथ 2-3 क्रॉप्स ग्रो होती है एक ही एरिया में, उसे हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। तो मल्टी क्रॉप के नाम से समझ में आ रहा है बहुत सारी क्रॉप्स एक साथ ग्रो हो रही है एक ही लैंड पे। अच्छा, तो यार यहाँ पे फिगर 1.4 में रूरल वुमेन दिखा रखी है, गांव की वुमेन जो कि वेस्ट बंगाल में काम कर रही है। देखो पैडी फील्ड में, पैडी का मतलब क्या होता है, जो चावल होते हैं, पैडी को हम राइस बोलते हैं, तो चावल के जो ये फील्ड है, देखो इस तरीके से प्लांट लगा रही है ना, इस तरीके से, तो ये यहाँ पर लगा रही है चावल के, एक्चुअली इस तरह से पौधे होते हैं चावल के छोटे छोटे से, इसमें चावल आते हैं, बहुत मैंने बहुत मूवीज में देखा है, तो अच्छा लगता है देखने में। चलो, तो इस तरीके से ये चावल के फील्ड में काम कर रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो फ्लैट लैंड है नदन प्लेन्स का हैज अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलेबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट एरिया है नदन प्लेन्स का, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी देखो, अगर माउंटेन है तो वहां पे ट्रांसपोर्ट होना मुश्किल है बहुत, लेकिन अगर प्लेन एरिया है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रोड रेलवे नेटवर्क है ये फैसिलिटेट करता है, तो कहाँ पे रोड भी बनेगा, यहाँ पे अच्छा खासा रेलवे भी बनेगा, यहाँ पे पानी के लिए यहाँ पर हम इस तरीके से बोट वगैरह भी लेकर जाएंगे। अलग अलग सिस्टम से यहाँ पर मूवमेंट के लिए, चाहे वो लोगों की मूवमेंट करनी हो चाहे गुड्स की करनी हो, यानी कि सामान की। गुड्स क्या है यहाँ पर, अच्छा वाला गुड नहीं है ये सामान वाला, जो सामान हम रख रहे हैं ना उस सामान की बात करते हैं हम, इस भाषा में इसको गुड्स को सामान कहते हैं। तो लंबे डिस्टेंसेस तक सामान भेजना है, लोगों का ट्रांसपोर्ट होना है, लोगों की मूवमेंट हो रही है, सब में ये हेल्प करता है। कह रहे हैं जैसा आपने देखा होगा पास के चैप्टर्स में भी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो बाकी नदियां हैं उन्हें हम हजारों सालों से ट्रेवल के लिए, ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, सामान को इधर से उधर भेजना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से गुजरात, उत्तर प्रदेश, या आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया सॉरी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, डोंट ऑफेंड, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड। पाकिस्तान भेज रहे हैं, मान लो अफगानिस्तान भेज रहे हैं, आपका इंडोनेशिया भेज रहे हैं, यूएसए भेज रहे हैं, अमेरिका कहीं भी हम भेज रहे हैं, तो वो सारा का सारा उसे हम बोलते हैं ट्रेड। ओके, देखो बात करते हैं डोंट मिस आउट, बोल रखा है आपको, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस। हम मान के चलते हैं जो बहुत सारी नदियां है ना हमारी, वो किसी ना किसी देवी के नाम पर रखी गई है। जैसे गंगा माँ है तो उनके नाम पे गंगा है, यमुना माँ है तो उनके नाम पे यमुना है, कावेरी माँ है जो आपके साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलती होंगी, वहां पे बहुत मानते हैं इनको इस तरीके से। उसमें जो एक क्या नाम है उसका, मतलब एक लेक में, एक रिवर में पानी वो डालते हुए, वो उनकी बहुत बहुत मान्यता है उनकी, कावेरी माता की, तो एक वो है यहाँ पर। लेकिन हम कह रहे हैं जो ब्रह्मपुत्र है ना, वो ब्रह्मा जी के नाम पर है, वो कि सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के सन जो हमारे है ना महेश, विष्णु और ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके जो सन है उनके नाम पर ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सन ऑफ ब्रह्मा। अच्छा, कह रहे हैं ये जो नदी है ये समर्स में ना बड़ी हो जाती है, समर्स में ना और बढ़ जाती है, बल्कि सूखती नहीं है, गर्मियों में भी सूख जाना चाहिए, सूखेगी ना अगर तो मानूंगी हाँ भाई गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है तो बेचारा पानी सूख गया है, लेकिन नहीं, ये सूखने की बजाय जो ब्रह्मपुत्र है ये गर्मियों में और बढ़ जाती है। कुछ ना आप गेस कर सकते हो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो पहली बात तो ब्रह्मपुत्र यहां से मान लो ये आपका एक सेकेंड में दिखाती हूँ,
देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे आपको पता है ग्लेशियर्स वगैरह है। तो पहली चीज तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं, बता चुकी हूँ गर्मियों में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। उस वजह से एक ऐसा होता है कि भैया ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो जब ये है पानी बहे और बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो ब्रह्मपुत्र में और पानी आएगा, तो मेल्ट थोड़ी होगी, तो वो सूखेगी थोड़ी, वो तो और बढ़ जाएगी, नदी और बड़ी हो जाएगी। एक वो हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे हम कह रहे हैं मानसून रेन। भैया बारिश भी तो गर्मियों में आती है ना हमारे यहाँ पे इंडिया में, जुलाई में, जून में, अगस्त में, इस टाइम बारिश आती है ना, तो उस वजह से भी ये बढ़ जाती है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो और बढ़ जाती है सूखने की बजाय गर्मियों में। अच्छा अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लोर करके देखो थोड़ा सा और। आपको यहाँ पर लाइटिंग दिख रही है, ये ऐसे करके गरजती हुई सी, और ये जो ये चीजें दिख रही है ना, ये सारी की सारी आपसे पूछ रहे हैं कि प्लेन्स वाले एरिया में है खासकर, इसका क्या रीजन हो सकता है, इसका क्या रीजन हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि भैया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, सरफेस हीटअप हो जाता है, और इस वजह से क्योंकि सरफेस जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, इसलिए अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये इस तरह से देखने को मिल सकता है। ओके अब देखो यहाँ पर दिखा रखा है आपको ये नॉर्दर्न प्लेन्स में लंगूर है, ये जो कि ऐसे वुडन पे उस पे बैठा हुआ है बंधवगढ़ नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। ये टाइगर है, मैजेस्टिक टाइगर, बहुत बड़ा, जो कि दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि लुप्त होने के कगार पे है, जो कि लुप्त होने के कगार पे, मतलब बिल्कुल विलुप्त होने वाला है, वो दिखेगा ही नहीं कहीं दोबारा उसके बाद। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट टाइगर जब हमने करा 1973 के बाद, उसके बाद से हमको धीरे धीरे करके, और फिर हम इंडिया में आपने सुना होगा अगर हम अफ्रीका से कुछ नमीबिया नेशनल पार्क, नमीबिया से हम लोग अपने कूनो नेशनल पार्क में, अपने इंडिया के कुछ अलग अलग नेशनल पार्क में चीता वगैरह लेकर, टाइगर लेकर आए थे, तो ये वो भी यहाँ पर है, चीता वगैरह लाए थे वैसे उस टाइम पे हम। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर होने की वजह से, प्रोजेक्ट टाइगर देखो क्या था, अगर बेसिक सा बताऊं तो 1973 में, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी थी तब तक, इसलिए टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग जगहों से टाइगर हम इंडिया में लेकर आए थे, हमने उनको कंजर्व करना शुरू करा था, बचाना शुरू करा था। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके बाद जो टाइगर लुप्त होने के कगार पे थे वो हमको दोबारा से देखने को मिलते गए, अपने हैबिटेट्स में आकर वो रहने लग गए। हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे वो लोग रहते हैं। समझ में आया? अच्छा अच्छा एक बार ना मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि वीडियो फास्ट तो नहीं हो रही ना, मतलब मैं तो फास्ट नहीं बोल रही, ऐसा भी उनको बता देना एक बार। अब देखो ये आपके फिगर 1.19 में आपको ये घड़ियाल देखने को मिल रहा है, इंडियन घड़ियाल। कह रहे हैं जो एक अडल्ट होता है ना वो 2.5 से 4.5 मीटर लंबा होता है। अब देख लो कितना लंबा है ये घड़ियाल, 2.5 से 4.5 मीटर लंबा जो है एक घड़ियाल हो सकता है, बिल्कुल अडल्ट है वो, अगर बहुत बड़ा है। ये भी लुप्त होने के कगार पे है बिल्कुल, लेकिन ऐसे कुछ लॉज है, कुछ ऐसे कानून है जो कि प्रोहिबिट करते हैं। प्रोहिबिट का मतलब रोकते हैं हार्म करना या फिर उनको हंट करना, यानी कि मारना, नुकसान पहुंचाना या फिर मारना। ये पिकॉक है, देखो पिकॉक है, और यहाँ देखो साइड में ये पीहेन है। अच्छा ये इंडियन पिकॉक नेशनल बर्ड है, हमको पता है। अच्छा आप एक चीज सोच रहे होंगे यहाँ पे, मैम ये पिकॉक के तो बहुत सुंदर से फेदर्स हैं, लेकिन जो पेहन है ये नॉर्मल है, इनको कोई फेदर नहीं है अच्छे से। नहीं, फेदर तो होते हैं, ये डल से ब्राउन से फेदर होते हैं, बहुत डल से। जितने सुंदर और अट्रैक्टिव एक पिकॉक के फेदर्स होते हैं ना, देखो उतने सुंदर या अट्रैक्टिव एक पेहन के फेदर्स नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल से होते हैं, डल से ब्राउन से कलर के, नॉर्मल, इतने कलरफुल, इतने ब्राइट से ऐसे नहीं होते हैं। अच्छा अब देखो बात करते हैं हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम बोलते हैं बेटा अपना थार डेजर्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पर कह रहे हैं देखो, इफ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, मैंने दिखा रखा है आपको, एक बार दोबारा से मैप की तरफ लेके चलती हूँ, बेशक से एक बार हम चलते हैं यहाँ। एक सेकेंड, वहां पे है, मैं आप नीचे भी लगाना था बट मैं लगाना भूल गई, रुको बेटा, वेट अ मिनट जस्ट, कहीं तो लगाया होगा हमने, इतना ऊपर था क्या, यहीं पे आ जाएगा अब तो। अरे आई नहीं रहा, कहाँ गया, ये रहा, बहुत नीचे रह गया यार। देखो ये रहा, आप देखोगे वेस्ट की तरफ आप मूव करोगे तो आपको बेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका थार डेजर्ट, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या है ये? ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसे हम बोलते हैं थार डेजर्ट। और ये बहुत गर्म होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा सा होता है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में होता है बस, बाकी डेजर्ट जो है हमारा इंडिया में वो गर्म ही होता है। तो उसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका नाम है थार डेजर्ट। तो जैसे हमने कहा आपको एक येलोइश सा एक एरिया देखने को मिलेगा, इस तरीके से ये थार डेजर्ट है। क्या देखने को मिल रहा है? बहुत बड़े बड़ी दूर तक, वास्ट स्ट्रेच, बहुत दूरी तक फैला हुआ है, गोल्डन गोल्डन से कलर के ड्यून्स हैं। ड्यून्स क्या होते हैं बेटा?
ड्यून्स क्या होते हैं? देखो जब भी हवा चलती है, मान लो एक रेत का टीला बेसिकली बोलते हैं इसको, रेत का टीला, उसे हम बोलते हैं सैंड ड्यून। कैसे बनेगा? हवा चल रही है, यहाँ की मिट्टी उड़ के यहाँ आ गई, फिर मिट्टी उड़ के यहाँ आ गई, फिर हवा उड़ के यहाँ आ गई, फिर मिट्टी उड़ के आ गई, तो क्या होगा? यहाँ से कम होता रहेगा और यहाँ पे बढ़ता रहेगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बढ़ता रहेगा, यहाँ पे कम होगा, बढ़ता रहेगा, यहाँ पे कम होगा, बढ़ता रहेगा। तो ये एरिया क्या बन जाएगा? उठा उठा सा बन जाएगा। बस ये हो जाएगा आपका सैंड ड्यून, रेत का टीला। बेसिकली आपने छोटे छोटे, मान लो कहीं पर है तो आपने वहां पर भी रेत का टीला तो आपने देखा होगा। अच्छा, ऑल रज्ड टेरेन है, बहुत उबड़ खाबड़ सा है, कहीं पे ऐसा कहीं पे ऐसा ऐसा, इस तरीके से वाइड ओपन स्काई, खुला आसमान है ऊपर। अच्छा, अब देखो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून? एक सैंड ड्यून का, रेत के टीले की शेप कैसी होती है? While mountains are made up of rock and their shape is fixed। भाई जो माउंटेन्स होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, उनकी शेप फिक्स्ड होती है। माउंटेन ऐसे है तो ऐसे ही होंगे भैया, माउंटेन्स तो होते ही ऐसे है ना, इस तरीके से। कोई माउंटेन ऐसा देखा है ऐसा करके हो, माउंटेन टेढ़ा हो, माउंटेन ऐसा हो, देखा है? कुछ नहीं ना, माउंटेन तो ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं सैंड ड्यून्स की आपको लगता है सिमिलर शेप होती होगी, और वो सैंड के बने हैं तब भी। भाई जो हिमालयाज है, जो माउंटेन्स है, वो रॉक के बने हैं, फिक्स्ड शेप है। लेकिन सैंड ड्यून्स जो मिट्टी के तो बने हैं, लेकिन क्या उनकी फिक्स्ड शेप है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो सैंड ड्यून्स है ना आपको देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर ऐसे है, इस शेप का है, कहीं पर देखो मैंने बना रखे हैं ना इस तरीके से, इसलिए तो कहीं पर ये इस वाली शेप के हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ओके, ऐसे करके सैंड ड्यून टीले हैं, हवा यहाँ से चल रही है, यहाँ पे उड़ के आ गया, यहाँ पे बनता वो और फैलता जा रहा है, वो बढ़ गया, फिर हवा ने यहाँ से उठाया रेत को, यहाँ लाके पटक दिया और बढ़ गया, फिर हवा ने यहाँ से उठाया रेत को, यहाँ लाके पटक दिया और बड़ा हो गया। तो इस तरह से टीला सा बन जाएगा। एक तो फॉर्म आपको पीछे देखने को मिल रही है, ये वाली शेप होती है। और एक मान लो हवा से ना जो एरिया है ना इरोड हो जाता है, तो ये इस तरीके से ऐसे 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 सही बन जाता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं वैसे इसको हम। तो एक शेप ये वाली होती है, ठीक है। अलग अलग शेप होते हैं, 3-4 प्रकार की होते हैं, क्रिसेंट शेप भी होता है ऐसे करके। तो बहुत अलग अलग प्रकार के जो है सैंड ड्यून्स होते हैं। चलो, ये आपको दिखा रखा है बेटा, जैसलमेर फोर्ट दिखा रखा है, ये गोल्डन सिटी जैसे हम बोलते हैं जैसलमेर को। ये थार डेजर्ट के बिल्कुल बीच में है ये इंडिया में, और जैसलमेर फोर्ट को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या हुआ, बताया था मैंने, वर्ल्ड में कंजर्व रखने वाली साइट के रूप में इसको डिक्लेयर करा गया है। कोई भी साइट को यूनेस्को क्यों डिक्लेयर करता है हेरिटेज वर्ल्ड की, ताकि क्यों करता है? क्योंकि भैया उसके साइंटिफिक वैल्यू होती है, कल्चरल वैल्यू होती है, ब्यूटी होती है, इंपॉर्टेंस होती है, इतिहास रहा होता है। इन रीजंस के बेसिस पर हम जो यूनेस्को है वो किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करता है। अच्छा, अब देखो बता चुकी हूँ सैंड ड्यून्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट, जब हवा शिफ्ट होती है और वो शेप करती है किसी भी सैंड को, मिट्टी पड़ी हुई थी इसको उठाया, हवा में बह रही है और यहाँ लाके पटक दिया, ठीक है। तो हिल लाइक फॉर्मेशन इस तरीके से ड्यून से ऐसे करके ये बन जाते हैं। और कई बार ये इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, 150 मीटर से भी ऊंचे पहुंच जाते हैं, मतलब कई बार बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो थार है भैया वो बहुत वास्ट, बहुत बड़ा एरिड रीजन है। एरिड रीजन का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ा हुआ है, गीला नहीं है, पानी वहां पे बारिश नहीं होती है, इतनी बहुत जरा सी बारिश होती है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये बहुत बिल्कुल एरिड रीजन है। मोस्ट ऑफ इट, जिसका बहुत सारा पार्ट है, हम देखते हैं इंडिया में ही है, राजस्थान में है, गुजरात में है, थोड़ा बहुत पंजाब में है वैसे, ठीक है। तो ये डेजर्ट जो है ना वो नेचुरल बैरियर भी है, रोकता भी है किस चीज को, आगे बताऊंगी कैसे रोक रहा है, किससे रोक रहा है। और एक अरावली हिल्स भी आएगा आगे, उसको भी पढ़ेंगे। कहते हैं ड्यू टू द हार्श कंडीशंस जो डिटर करती हैं और एनिमल मूवमेंट, मान लो यहाँ पर आपका भैया जो रोकती है एक तरीके से ह्यूमन और एनिमल के मूवमेंट को बहुत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई, बहुत गर्मी है, 50 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर पहुंचता है, ठीक है। तो बहुत हाई यहाँ पे टेम्परेचर रहता है दिन में, और रात में ना सारा का सारा जो हीट होती है ना वो रेत ऊपर ट्रांसफर कर देती है। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एल्बेडो वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी हीट यहाँ पर गर्मी में दिन के समय पे आती है, रेत आप देखोगे ना, रेत पे जरा चल के देखना, पैर जल जाएंगे सारे आपके वहां पे राजस्थान वगैरह में। और रेत पे चलोगे, है इतना गर्म है कि सारे पैर जल गए आपके, बहुत गर्म लगता है। पैर रखते ही जैसे जाने क्या आ गया, किसने क्या भाला घूप दिया हो पैरों में, इतना गर्म होता है। और ठंड, और रात में आप देखोगे ना तो ये सारी की सारी जो हीट थी ना वो सब ट्रांसफर हो चुकी है और अब रेत बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो बहुत ठंडी ठंडी रातें वहां होती है।
अच्छा, कह रहे हैं लेक ऑफ एक्सेस टू वाटर, पानी की भी यहाँ पर कमी होती है, आसानी से पानी वहां पे नहीं मिल पाता है, इस वजह से वहां के लोग वाटर को कंजर्व करते हैं। कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर थार में रहते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरीके से अडाप्ट कर लिया है। भाई आप जहां पर भी रहते हो आप वहां के अकॉर्डिंग, वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लेते हो, खुद को एडजस्ट कर लेते हो। वही वहां के लोगों ने करा है। चाहे फूड की हैबिट हो, खाना किस प्रकार का मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कपड़े कैसे पहनने हैं, लाइफस्टाइल कैसा रखना है, ये सब उन्होंने तय कर लिया है। ये देखो एक कुछ नहीं है, यहाँ कैमल का वेंडर दिखा रखी है यहाँ पर, जो कैमल को ले लेके जा रही है। पुष्कर में दिखा रखा है ये मेले के पास। ओके, अब देखो यहाँ पे कहने हैं इसको, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये लेफ्ट में आपको दिखा रखा है किस तरीके से वुमेन जो है ना, जो भी आसपास घर के थोड़ा सा दूर जाकर जो भी कुआं वगैरह है, जो भी जगह है जहां से वो पानी ले सकती हैं, खींच सकती हैं, तो वहां से वो पानी को निकाल के अपने अपने घरों की तरफ जा रही है। अच्छा जी। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, राइट में आपको दिखा रखा है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का एक हैमलेट में ये दिखा रखा है, किस तरीके से ये होता है, आगे पढ़ेंगे अभी इसको हम। यहाँ पर देखो कह रहे हैं आपको ये पता है भैया कि जब डेजर्ट में पानी की कमी होती है तो वुमेन को ना बहुत लंबे लंबे दूरी तक जाना पड़ता है पानी कलेक्ट करने के लिए, वहां से कुएं से निकालने के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। कहते हैं आप देखोगे पुराने टाइम में ट्रेडिशनल मेथड ना ये था, यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है, बर्तन। तो बर्तन को साफ करने के लिए ना जो वहां पर रेत है, जो मिट्टी है ना, उसी से स्कोर करते थे। स्कोर का मतलब रब करना। मिट्टी लिया आपने और आप बर्तन को रगड़ रहे हो। साबुन नहीं है, क्योंकि साबुन के लिए आपको फिर पानी चाहिए होगा ना बहुत सारा, का साबुन लगा रह जाएगा, दिक्कत है। या जूना वगैरह नहीं, आप जूना लिया जो भी है, उसका आप मिट्टी से आप उसको ऐसे खिरच रहे हो, ठीक है, आप उससे उसको साफ कर रहे हो, और हल्का सा पानी आप लोगे बाद में उसको साफ करने के लिए, ज्यादा पानी आप यूज नहीं कर सकते हो वहां पर। इस तरीके से वहां पर ऐसा करते थे। अच्छा, तो जब भी कह रहे हैं कि जब भी आप अगली बार अपने घरों में जो टंकी ब्रश कर रहे हो और ब्रश कर रहे हो, टंकी चल रही है आराम से, ये मत करा करो पट भरी छोड़ दी, पानी बह रहा है ऐसे बहुत बहुत देर तक। अगली बार आप जब भी पानी वेस्ट करो ना, एक बार जरा राजस्थान के बारे में सोच लेना। ऐसे यहाँ पर बोल भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं देखो राजस्थान जो है बेटा वो बहुत फेमस है अपनी जीनियस वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स के लिए। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना। तो पानी को बचाने के जो उनके पास अलग अलग तरीके हैं, उसके लिए राजस्थान बहुत फेमस है। देखो उसमें एक यहाँ पे है टंका और कुंड जिसे हम बोलते हैं। देखो ये आपका है टंका। तो क्या होता है बेसिकली, ये घरों के अंदर भी बनता है। देखो मान लो आपने बचपन में ना ये जरूर पढ़ा होगा, बचपन में ना हमने ये पिक्चर बहुत बनाई है आप लोगों ने भी। यहाँ पर घर है, घर के ऊपर रूफ है, इस तरीके से रूफ में ना यहाँ पे पाइप वगैरह कनेक्ट है, जिससे जो भी बारिश का पानी आ रहा है, जो रेन वाटर आ रहा है। देखो रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी, और हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसको इकट्ठा करना, उसको बचा के रखना, कंजर्व रखना उसको। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर बारिश का पानी आया, रूफ पे से एक पाइप यहाँ पर कनेक्ट है, ये पाइप नीचे जाएगा अर्थ के नीचे, मतलब यहाँ हमारा घर है, घर के नीचे जो है ना हमने पाइप लगवा रखा है, और यहाँ पे एक टंका सामने बना रखा है। जो भी यहाँ पर पानी होगा वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आके कलेक्ट हो जाएगा। और जब भी हम इसे इरिगेशन वगैरह करेंगे ना, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, जब हमने फसल को हम पानी देते हैं तो यही से ग्राउंड वाटर का काम करेगा ये। हम यहीं पे हमने वो लगा रखा है, नीचे की तरफ पाइप से कनेक्ट करके ऊपर की तरफ सब में इसको स्प्रिंकल कर देगा। तो ये हमने बचपन में बहुत सिस्टम पढ़ा हुआ है, यहाँ से आएगा पानी, ये रेन वाटर है, हमने इसको नीचे टंका बनवा रखा है, कुआं सा, हमने इसको यहाँ पे देखो ग्राउंड में ये टैंक सा बनवा रखा है हमने, यहाँ पे ये रेन वाटर हार्वेस्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब हमको जरूरत होगी अपने खेत में पानी देने के लिए, हम इसको ले लेंगे, पानी को यहाँ से खींच लेंगे ऐसे ऐसे करके पंप से, किसी की भी चीज के थ्रू, और यहाँ पे ये इरिगेशन में काम आ जाएगा। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे एक टंका बना हुआ है आपका, ये आपका यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये जो है टंका बना होता है, इस राजस्थान में है ये काफी, कि जो भी यहाँ पर पानी होता है ना वो इसके थ्रू, यहाँ पाइप के थ्रू कनेक्ट होता है, और ये सारा का सारा पानी जो है वो यहाँ पे आप देखते हो इस तरीके से यहाँ पे जाता है पानी। यहाँ पानी अच्छा खासा बहुत बड़ा टंका है ये, यहाँ पानी जो है कंजर्व हो जाता है, प्रिजर्व करते हैं इसको यहाँ। और इसको बेसिकली ये लोग पानी पीने के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, बहुत विश्वास होता है इस पे। टंका होता है, कुंड से हम कहते हैं, तो ये पानी पीने के पर्पज से पानी का यहाँ पे रोक के रखते हैं, इसको कंजर्व करके रखते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स क्या होता है, कहां से आ रही है, इसको समझो। देखो ये आपका थार डेजर्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे इसको बाउंड्री देता हुआ, मतलब इसके कॉर्नर पे, इसको बाउंड्री पे बिल्कुल इसकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अरावली हिल्स। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है माउंटेन की तरह, ऐसे ऐसे नहीं है। ये आप देखोगे वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट से, मैं कहूंगी अगर बेसिकली साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है ये, तो ये इस तरीके से है हमारे ये,
अरावली हिल्स। अब देखो, मान लो यहाँ पर जितनी भी हार्श कंडीशंस होती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा जो भी है, उसको यहाँ पर ये अरावली हिल्स रोक कर भी रखता है, ताकि ये जो एरिया है ये इसी के अंदर रहे, ये उससे बाहर जो इतना तेज जो बहुत धूल मिट्टी है जो भी चीजें है वो इससे और आगे ना आए। तो ये अरावली हिल्स, दो तीन कारण है इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर कह रहे हैं, आपको दिख गया थार डेजर्ट में, आप ईस्ट में देखोगे ना उसके, तो ये आपके अरावली हिल्स। एक बार दोबारा अच्छे से बना देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पर ये आपकी है बेटा अरावली हिल्स, ठीक है। अच्छा, देखो जो अरावलीज है ना, ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स है वर्ल्ड में, मतलब जो वर्ल्ड के बहुत पुराने माउंटेन्स है उनमें से एक है आपका अरावली हिल्स। आज से आप देखोगे करीब करीब 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ये पहले बनी है, ठीक है जी। कह रहे हैं इस रेंज में, मतलब जो ये माउंटेन की रेंज है बहुत बड़ी, इसमें बहुत सारे पीक्स है, चोटियां है, रिजेस वगैरह है। रिजेस का मतलब क्या होता है, मैं कहूँ अगर छोटी सी खाई वगैरह, खाई नहीं कहूंगी, मतलब बेसिकली रिज का मतलब है उबड़ खाबड़ जगह हो गई है, जो थोड़ा बहुत जगह यहाँ पर गड्ढा टाइप का बना हुआ है उसे हम बोलते हैं रिज, या उठा हुआ पार्ट जो इस तरीके से, इसे हम बोल देते हैं रिज। अच्छा, कह रहे जो इसकी माउंटेन पीक है उन सब में से जो माउंट आबू है वो 1700 मीटर की ऊंचाई तक है वो, और जो बाकी आपको देखने को मिलेंगी छोटे छोटे हिल्स वो 300 400 600 मीटर इस तरह की रेंज में वो सारी की सारी आती हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक बार ना ये दोनों पिक्चर देखो, ये अरावली वाला पार्ट है, आप देखोगे अरावली हिल्स इतना सुंदर जगह है, ये इसके ईस्ट में, यहाँ पे अरावली हिल्स है मान लो इस तरीके से, और ये आपका डेजर्ट वाला पार्ट है। आप देख रहे हो करीब करीब वहां पे लिखा हुआ है कि 4-4.5 घंटे में आप इतनी सुंदर जगह से यहाँ पर ऐसी रूखी सूखी जगह पे पहुंच सकते हो, या मैं कहूँ इतनी रूखी सूखी जगह से मात्र 4 घंटे में आप इतनी सुंदर जगह पे पहुंच सकते हो, इतनी फैसिनेटिंग प्लेस ये है। तो कह रहे हैं माउंट आबू से, जो कि आपका अरावली हिल्स में, यहाँ से आप जोधपुर तक पहुंच सकते हो थार डेजर्ट में जो है आपका है ये, मात्र 4-4.5 घंटे में। इतनी फैसिनेटिंग जगह से ऐसी जगह पर आप लोग 4-5 घंटे में ही पहुंच सकते हो, जहां पे बिल्कुल अलग ज्योग्राफी है। यहाँ पे देखो कितना सुंदर, और ये देखो कितना बिल्कुल एरिया साफ सूखा सा, ये वाला रीजन है ये। अच्छा, देखो यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लोर करके देखो एक बार, और आप देखो कि कौन कौन से स्टेट्स में ये रेंज आ रही है आपकी अरावली हिल्स वाली। तो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में आ रही है, राजस्थान में है थोड़ी बहुत, है ना, हरियाणा है, और हल्का सा गुजरात भी यहाँ पर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं अरावली हिल्स आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। कह रहे हैं इसका वाइटल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ज्योग्राफी को और क्लाइमेट को। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जो भी 40 सालों तक जो भी वेदर उस पर्टिकुलर टाइम पर रहा है, मान लो हमने देखा है कि भैया मई से या अप्रैल से ना गर्मी होनी शुरू हो जाती है, तो ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से हम देख चुके हैं कि भैया अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है नॉर्थ वाले पार्ट में, और ये करीब 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 सितंबर तक अक्टूबर तक रहती है। हमने 1 साल देखा ये सेम चीज, 2 साल देखी, 10 साल देखी, 30 साल देखी, 40 साल देखी। तो जब हमने उस एक ही चीज को 30 से 40 साल ऑब्जर्व कर लिया है कि इस टाइम पे ऐसा होता है, तो ये जो एक सेम पैटर्न जो फॉलो हुआ है, इसी को हम तब इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। और एक होता है वेदर, अभी गर्मी हो रही है, फिर शाम हो गई, अब ठंडा मौसम हो गया, रात को फिर गर्मी हो गई, या रात को फिर ठंडा हो गया, सुबह गर्मी थी। ये जो बार बार चेंज हो रहा है इसे हम लोग बेटा बोलते हैं वेदर। पता होना चाहिए, जस्ट बेसिक रूप में मैंने आपको बता दिया। कह रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो यहाँ पर है अरावली हिल्स का, वो है नेचुरल बैरियर की तरह काम करना। कैसे नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रहा है भैया, ये आपका डेजर्ट है और ये आपकी ऐसे करके हिल्स है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हिल्स ना हो तो क्या पता ये डेजर्ट और बढ़ता चला जाए, लेकिन ये अरावली हिल्स जो है ये रोकती है कि डेजर्ट और ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ईस्ट की तरफ और ज्यादा ना आ पाए उसको रोक के रखती है आपकी अरावली हिल्स, इसलिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पर कह रहे हैं जो अरावलीज हैं वो मिनरल्स बहुत रिच है उसके अंदर। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपका फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है ये। अरावली हिल्स आपके देखो यहाँ पर ये सारी के सारी अरावली हिल्स ही है, और ये कुंभलगढ़ फोर्ट बिल्कुल इसके कॉर्नर पे है, बिल्कुल इसके कॉर्नर पे है, बिल्कुल इसको सराउंड कर रहा है, इसके पास के रीजन में है ये, बिल्कुल इस तरीके से कह रहे हैं बहुत एक्सीलेंट डेटरेंट है ये एनिमी के लिए। मान लो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो एनिमी है, जो दुश्मन है ना, उसको रोक के रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा प्लेस है ये। जो लोकेशन है ना ये हिल्स में, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे छुप जाओ तो वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा एनिमी हमारा, जो दुश्मन है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो अरावलीज है वो मिनरल्स में बहुत रिच है, चाहे मार्बल है, ग्रेनाइट है, जिंक है, कॉपर है, बहुत ज्यादा। इसलिए यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बनाने वाली, ये सेंचुरी से, कई सालों से, सौ सालों से यहाँ पर हो रही है। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पर जो बहुत पुरानी माइंस है जवार में, राजस्थान में है ये प्लेस, वहां पर एक बहुत पुरानी माइंस है, बहुत पुरानी खान है बेसिकली, जिसने ये दिखाया 8 से 800 साल पहले हमने देखा था। ये इंडियन जो है पहले थे वर्ल्ड में जिन्होंने जिंक को निकालने का प्रोसेस, जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का, निकालने का जो प्रोसेस है ना, बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक प्रोसेस है वो, उसको इन लोगों ने यहाँ पर करा था। और पहले इंडियंस थे ऐसा करने वाले, इंडियंस जो है फर्स्ट थे वर्ल्ड में जिन्होंने जिंक के निकालने वाले प्रोसेस को, जो बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक प्रोसेस है, इसको इन लोगों ने करा था। अब आगे यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक, बहुत इतिहास वाले फोर्ट दिखा रखे हैं, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रामथनपुर है वगैरह, यहाँ पे दिखा रखा है कि सब यहीं पर ही है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब यहाँ पे समझाऊंगी आप लोगों को भी कि पेनिनसुला क्या होता है और प्लेट्यू क्या होता है। देखो हिल और प्लेट्यू में डिफरेंस आप लोगों को पहले वैसे मैं बता चुकी हूँ कि हिल क्या होता है और प्लेट्यू क्या होता है। देखो हिल मैंने बताया था कोई भी चीज ऐसे एलिवेटेड लैंड है, यानी कि लैंड है जो उठा हुआ है, एलिवेट का मतलब होता है उठा हुआ, तो जो एलिवेट हुआ लैंड और वो ऐसे नीचे की तरफ फिर आ गया, ये तो हमारा हिल हो गया, है ना, माउंटेन हो गया ये हमारा। लेकिन एक ऐसा उठा हुआ लैंड यानी कि एलिवेटेड लैंड है जो पहले उठा और फिर जो है फ्लैट सा हो गया, फिर मतलब फ्लैट लैंड है वो, हल्का हल्का ऐसे तरह, मतलब बेसिकली फ्लैट है वो ऐसे नहीं हुआ, नो, वो ऐसे फ्लैट है। इस लैंड को बेटा हम बोलते हैं आपका प्लेट्यू। ऐसे उठा और फिर ऐसे चला गया, ऐसे उठा और ऐसे रह गया, इसे हम बोलते हैं प्लेट्यू। अगर वो बिल्कुल नॉर्मली ऐसे ही है, उठा हुआ नहीं है, तो प्लेन्स है वो, जो हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन्स, लेकिन वो उठा है ऐसे करके ऊपर की तरफ और फिर वो ऐसे फ्लैट हो गया है, तो वो आपका है बच्चा प्लेट्यू। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यही कह रहे हैं प्लेट्यू जो एक ऐसा लैंड फॉर्म, एक ऐसा फीचर है जो कि राइज अप होता है, उठता है, और हम कह रहे हैं लेकिन उठने के बाद जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक फ्लैट सरफेस होता है वो, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं, फ्लैट सरफेस है वो। हालांकि हम मान के चलते हैं जो कुछ एक आध साइड जो है उसकी थोड़ी सी स्टीप होती है, वो ये जो साइड है इसकी स्टीप है, ये स्टीप का मतलब होता है खड़ी खड़ी सी है, तो ऐसे खड़ी है पहले फिर प्लेन, है ना, खड़ी है पहले फिर प्लेन है, इस तरीके से ऐसा होता है। ये बहुत ज्यादा हो गया, एक बार मैं इसको रब कर दूं, अजीब सा लग रहा है देखने में मेरे को भी चलो अब देखो आगे यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा वो आपका है पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखो पेनिनसुला, पेनिनसुला नाम हम ले रहे हो, क्या होता है पेनिनसुला? देखो कोई भी एक ऐसा पीस ऑफ लैंड, कोई भी एक ऐसा लैंड का पीस, लैंड है बेसिकली, जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं बेटा पेनिनसुला। कोई भी एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि 3 तरफ से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, या अगर ऐसे है तो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम बच्चा बोलते हैं आपका पेनिनसुला। और कोई भी एक ऐसा लैंड का पीस जो कि चारों तरफ से, हर तरफ से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, इसे हम बोलते हैं बच्चा आइलैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? आइलैंड। जो 3 तरफ से घिरा उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला, और जो 4 तरफ से पानी से घिरा हुआ उसे हम बोलते हैं बच्चा आइलैंड। तो यहाँ पे ये आपका है। अच्छा फिर कह रहे हैं आप देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर नाम है आपका इस वाले एरिया का, तो क्या है? देखो ये आपका है पेनिनसुला, ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड रुको, ठीक है, सॉरी, या ये देखो यहाँ पे आपको देखोगे एक बार, ये जो आपका पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये आपका क्या है? ये पेनिनसुला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है और नीचे यहाँ पर पानी है। यहाँ पे आप देखते हो, मैंने बताया आपको, यहाँ पर हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। क्या है ये? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल, बंगाल की खाड़ी है हमारे ईस्ट में। अच्छा हमारे वेस्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारे पास अरेबियन सी है। क्या है हमारे पास? अरेबियन सी है वेस्ट में। और नीचे मैंने बताया था, नीचे हमारे पास क्या है बच्चा? इंडियन ओशियन। नीचे क्या है बेटा हमारे पास? इंडियन ओशियन। क्या है बच्चा? इंडियन ओशियन। यहाँ पे नीचे हमारे पास है इंडियन ओशियन। तो यानी कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इस वाले पार्ट को हमने बोला है पेनिनसुला। और क्योंकि जो ये वाला रीजन है ना आपका, ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है, यहाँ पर प्लेट्यू है बहुत सारे, उठकर ऐसे फ्लैट। इन प्लेट्यू में ना मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, माइंस बहुत होती है, में बहुत रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं प्लेट्यू। इस ये जो पूरा का पूरा पार्ट है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? पेनिनसुलर प्लेट्यू। समझ में आया? इसलिए हम इस वाले पार्ट को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके देखो यहाँ पर कह रहे हैं
कि साउथ में हमारी कंट्री में ये पेनिनसुला प्लेट्यू पाया जाता है। कह रहे हैं ये भी बहुत पुराना है। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला, क्योंकि ये जो रीजन एक पेनिनसुला है और क्योंकि ये तीन तरफ से क्योंकि पानी से घिरा हुआ है। लेफ्ट में अरेबियन सी, आपको याद रखना है, लेफ्ट में अरेबियन सी है, राइट में हमारे बे ऑफ बंगाल है और नीचे हमारे इंडियन ओशियन है। अच्छा, इंडियन ओशियन, इंडिया जो है एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका नाम एक ओशियन के नाम पर है। सॉरी, इंडियन ओशियन मात्र एक ऐसा ओशियन है जो कि कंट्री के नाम पर है, इंडिया के नाम पे है इंडियन ओशियन। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है वैसे तो, ठीक है। और इंडियन ओशियन इसके साउथ में है, तो अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशियन हमारे साउथ में है। इसलिए इस वाले पार्ट को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो प्लेट्यू है ना, ये दो माउंटेन रेंजेस के से दो से बॉर्डर करा हुआ है। बॉर्डर में इसके क्या है, दो माउंटेन रेंजेस है। आप देखोगे यहाँ पे वेस्ट में जो व्हाइट वाला एरिया है ना, ये सारे ये रेंजेस है, कोस्ट है बेसिकली। तो ये जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है इधर की तरफ, ये हमारा है वेस्टर्न घाट। तो जो वेस्ट में है, इस प्लेट्यू के वेस्ट में है, ये वेस्टर्न घाट्स है और ये जो प्लेट्यू के ईस्ट में है, ये हमारे बच्चा ईस्टर्न घाट्स है। हम ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत मतलब टॉलर है, लंबे लंबे से हैं और हम कह रहे हैं रन करते हैं अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल। ये वेस्टर्न घाट्स है और बाहर हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, तो इसके बिल्कुल साथ साथ रन करते हैं पैरेलल। बिल्कुल बहुत सारे वाटरफॉल है इसके अंदर, स्टीप साइड्स है और मानसून सीजन में बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स यहाँ से गिरते हैं। कहते हैं वेस्टर्न घाट्स को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिवर्स हैं। इसकी कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल बहुत काम आए थे ये, अलग अलग लोगों को ट्रेवल कराने में, इधर से उधर ट्रांसफर कर मतलब भेजने में, मूवमेंट कराने में। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब लास्ट क्लास में बताया था, बायो का मतलब वो चीज जो हमको नेचर से मिली है। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हम मानते हैं इसमें। बायो का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स और डाइवर्सिटी का मतलब बहुत विभिन्न है, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ इस रीजन में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि इस रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। कह रही हूँ जो नदन पोर्शन है आपका वेस्टर्न घाट्स का, उन्हें हम सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं। आगे हम लोग वैसे इसको पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे इतना करना भी करें तो टेंशन वाली बात नहीं है। कहते हैं जो ईस्टर्न घाट्स है वो लोअर है, थोड़े छोटे होते हैं और टूटे हुए हैं वो काफी। अच्छा, अब देखो टूटे हुए क्यों है, ये मान लो आपको ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे आपके हैं ऐसे करके इधर की तरफ, ये आपके सारे के सारे ईस्टर्न घाट्स। देखोगे ना, हम ऐसा मानते हैं, अभी समझ लो सारे पॉइंट को, कि ये मान लो ये आपका पेनिनसुला है, ठीक है, मैं ऐसे बता दूं आपको। अब क्या होता है ना कि ऐसा माना गया है कि जो हल्का सा ना, मान लो ये आपका वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, हम ये कहते हैं हल्का सा ना जो वेस्ट वाला पार्ट है वो झुका हुआ है, हल्का सा मतलब वो ऐसे है, हल्का सा क्या है, ऐसे है, ऐसे। तो क्या हो रहा है कि जो भी है, जो नदियां है ना जो यहाँ से निकलती हैं वो सारी यहाँ पे ना बहती है, क्योंकि देखो ये हल्का ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया ना, तो अगर टेढ़े पे नदी यहाँ पे तो आएगी ना, नदी कोई फ्लो होके नदी ऐसे कैसे जाएगी, नदी ऐसे उधर की तरफ उल्टी कैसे जाएगी, क्योंकि जो स्लोप है, जो ढलान हो गई है, ढलान इधर की हो गई है ना उसके लिए, ईस्ट की तरफ। तो इसलिए मान के चलते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो हल्के से जो ऐसे झुका हुआ पार्ट है वो इधर का, इस वजह से जो भी नदियां यहाँ पे होती हैं, मान लो गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, सब नदियां यहाँ से निकलकर यहाँ पे नहीं जाती हैं, बल्कि यहाँ से निकलकर यहाँ पे जाती हैं। और आप सोचो जब नदियां इस तरीके से जाएंगी तो जो बीच का लैंड वाला पार्ट है उसको तोड़ती हुई जाएंगी, जो मिट्टी वाला पार्ट है। मान लो ये ऐसे था, अब नदियां यहाँ पे ऐसे करके जा रही हैं सारी की सारी, तो यहाँ पे जो आपका घाट से मिट्टी का पार्ट है, लैंड का पार्ट है, उसको इरोड करती हुई जाएंगी, तोड़ती हुई, बिखेरती हुई जाएंगी। इसलिए ये जो पार्ट है ना ईस्टर्न घाट वाला, वो थोड़ा टूटा टूटा सा हुआ है बीच में से, और जहां पे टूटा हुआ है ना बेटा, वहां पे डेल्टा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, मैं बताऊं, अगर एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा एरिया बेसिकली जहां पे बहुत ज्यादा जो सैंड है, सिल्ट है, क्ले वो इकट्ठा हो रखा हो। और ये कब होता है, जब कोई पतली सी नदी है ना, जब वो सी में आके मिलती है, मान लो ये नदी है, ये ऐसे करके बह के आ रही थी, अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले सब कुछ लेके आती है, यहाँ पे इकट्ठा करेगी। और क्यों करेगी, क्योंकि अब ये बड़ी सी में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे वो सब कुछ इकट्ठा कर देगी और इस वाले मिट्टी वाले पार्ट को हम लोग बोल देंगे बच्चा डेल्टा। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग, डेल्टा, ठीक है। अच्छा, तो वो यहाँ पर फॉर्म होता है, इसलिए जो पार्ट है ना काफी टूटा हुआ है, जब नदी आएगी तो तोड़ती हुई चलेगी, डेल्टा बनाएगी, तो ये वाला जो ईस्टर्न घाट है वो टूटे हुए हैं, तो छोटे से हैं, थोड़े थोड़े से। अच्छा, कह रहे इन माउंटेन रेंजेस के बीच में डेक्कन प्लेट्यू है जो कि फ्लैट हाईलैंड है, फ्लैट सा हाईलैंड, हाई होकर लैंड ऑफ, लेकिन बिल्कुल फ्लैट है। डेक्कन प्लेट्यू देखो कौन सा वाला एरिया है, जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला, एक सेकेंड मैं इसको रेड से करती हूँ,
देखो जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है बेसिकली, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका अंदर का पार्ट जो है बिल्कुल महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत, तो ये वाला पार्ट आपका डेक्कन प्लेट्यू है। अब ये बता चुकी हूँ मैं, रिवर जैसे कि गोदावरी है आपकी, देखो यहाँ पे गोदावरी आती है, कृष्णा है, कावेरी है, यहाँ पे नदियां हैं, ये सारी की सारी फ्लो करती है अक्रॉस वेस्ट टू ईस्ट। देखो वेस्ट यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है। अब ये वेस्ट से ऐसे ईस्ट की तरफ ये सब की सब नदियां आती है। देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक चीज, यहाँ पे देखो जरा फिगर में नोट करो, जो वेस्टर्न घाट है देखो बिल्कुल प्लेन है ना, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो टूटे हुए हैं। यहाँ पे एक पार्ट है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि जब ये नदियां आ रही हैं, देखो एक नदी यहाँ पर आई, ये एक नदी यहाँ से आ रही है, ये एक नदी यहाँ से आ रही होती है, एक नदी यहाँ से आ रही है, इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म करती है। तो क्या है, क्योंकि, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नदियां हैं वो अपने साथ सैंड सिल्ट क्ले लेकर आती हैं, यहाँ पे आके इकट्ठा करती हैं, यहाँ से हल्का हल्का एरिया टूट जाता है, बिखर जाता है, इरोड हो जाता है और डेल्टा फॉर्म हो जाता है। अच्छा, कह रहे हैं जो नदियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग करने के लिए, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को यहाँ से पानी भी मिलता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है ये पूरा का पूरा एरिया डेंस फॉरेस्ट है ये छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज है। ट्राइबल कम्युनिटीज क्या होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनकी जो कम्युनिटी होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटी। तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, घर है उनके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं ये जो प्लेट्यू होता है ना हमारा, ये मिनरल्स में बहुत रिच होता है, तो बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। फॉरेस्ट भी होता है और फर्टाइल लैंड भी होता है थोड़ा बहुत यहाँ पे, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है। इस वजह से कहते हैं इट टिल्ट अ लिटिल टू द ईस्ट। मैंने कहा जो प्लेट्यू है हल्का सा वो टेढ़ा है ईस्ट की तरफ, ऐसे ऐसे सीधा होना चाहिए, लेकिन हल्का सा ईस्ट की तरफ टिल्ट है। आप समझ गए, इस तरीके से है। सो जो बहुत सारी कुछ रिवर्स है ना, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ही फ्लो करती है, यहां से निकल रही है, यहां से निकल के इन लोगों के लिए आसान है ऐसे फ्लो करना, लेकिन ये ऐसे फ्लो करती है क्योंकि ये जो रीजन है वो हल्का सा आपका टिल्ट है, हल्का सा टेढ़ा हो रखा है। तो हम कह रहे हैं कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है बच्चा, जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, ऐसे करके जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है और आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वो आपकी है गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, कावेरी है, वो सब यहाँ पे है। और ये सब फार्मिंग के में, इंडस्ट्री में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, इन सब में काफी हेल्प करती है। दो नदियां हैं आपकी जो यहां से निकलती है महाराष्ट्र से, और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। अच्छा, अब ये क्यों वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है वैसे, क्योंकि ये ना एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, यहाँ पे नहीं है, ये एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। किससे फ्लो करती है बच्चा, रिफ्ट वैली, यानी कि एक ना खाई टाइप की है ना, वैली बनी हुई है, खाई सी गहरी सी, वहां से फ्लो करती है, इसलिए ना उधर की तरफ ही जाती है, इसलिए ऐसे नहीं मुड़ पाती है, ये जाती ही ऐसे है। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं बच्चा आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। नर्मदा और तापी दो इंपॉर्टेंट रिवर्स ये हैं, जो कि जाकर अरेबियन सी में गिर जाती हैं। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी, जो ईस्ट की तरफ जा रही है, वो जाके बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी वो वेस्ट की तरफ जाएंगी और जाके अरेबियन सी में गिर जाएंगी। ड्रेन का मतलब क्या होता है, गिर जाना। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट है ना प्लेट्यू में, जो मैंने कहा बहुत घने घने जंगल है, जैसे कि ये वाला था, ये ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, चाहे संथल है, गोंड ट्राइब है, बाइगा है, भिल है, कोरकू है, ये सारा नाम नहीं याद रखने, संथल और गोंड वगैरह याद रखो, बहुत है। कहते हैं इस तो सब ट्राइब्स की, हर आदिवासी की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, और ये लोग ना बेसिकली देखो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है नेचर से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप देखो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं, आपको झारखंड में देखने को मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात में, हर जगह आप लोगों को देखने को ये मिलेंगे। आप पॉलिटिकल मैप वगैरह देख सकते हो, अलग अलग मैप, और आप देख सकते हो किस तरीके से कनेक्टेड है। अच्छा, अब देखो प्लेट्यूज के बारे में एक और चीज बता रहे हैं, ये तो बताया भाई यहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं अच्छे खासे। ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए काफी अच्छी जगह है ये। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज का मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं अच्छे खासे। अब यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी है इन्हीं प्लेट्यूज में, तो वाटरफॉल्स भी है। अच्छा, प्लस यहाँ पे देखो मैंने बताया था रिवर्स वगैरह यहाँ पे फ्लो कर रही है ईस्ट और वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ईस्ट भी है और बच्चा देखो वेस्ट भी है। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ पर अनइवन और रॉकी सरफेस है, यहाँ पे रिवर फ्लो करती है। अनइवन का मतलब क्या है, प्लेन नहीं है, अनइवन सा है, कहीं पे उठाए कहीं पे ऐसा है, उठाए बैठा है, उठाए बैठा है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ये जो वाटरफॉल है ये टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करते हैं भाई, यहाँ पे घूमने वाले लोग भी आते हैं वाटरफॉल देखने के लिए, ओहो बहुत सुंदर है।
प्लस यहाँ पे अब ये वाटरफॉल है, फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से वाटरफॉल हाइड्रो यानी कि पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमको हेल्प करता है, तो वो भी हम देख चुके हैं, वो भी करता है। यानी कि जो वाटरफॉल है तो प्लेटिनम में मिनरल तो है ही, रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे जो है हमारा टूरिज्म काफी अच्छा होता है, जो वाटरफॉल है उससे हम लोग हाइड्रो पावर जनरेट भी करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट यहाँ पर कर रहे हैं। प्लस मैंने यहाँ पे कहा ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट भी है, और क्योंकि यहाँ पर पानी है तो हमें इरिगेशन के लिए भी पानी यहाँ पर मिल जाता है। इरिगेशन का मतलब क्या, जब फसल को हम लोग पानी देते हैं उसे हम लोग बच्चा बोलते हैं इरिगेशन। अच्छा अब देखो ये वाटरफॉल दिखा रखा है आपको, काफी पास का व्यू है, ऐसे ऊपर से आ रहा है, कितनी तेज स्पीड से आ रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये पावर हाउस वाटरफॉल दिखा रखा है पेरिया कनल का, जो केरला में है, मुन्नार के पास। ये लायन टेल्ड मकैक है, इसकी जो टेल है बिल्कुल लायन जैसी होती है, लेकिन ये मकैक है बंदर सा हल्का सा, तो वो आते हैं वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं। ये कोबरा है वेस्टर्न घाट्स का, किंग कोबरा। अच्छा ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का काम क्या होता है कि मान लो कोई वो प्लांट है, अगर वो इंसेक्टिवोरस है ना, इसका मतलब है कि जो भी इंसेक्ट उस पे आकर बैठेगा उसको ये खा जाएगा, उसको पकड़ लेगा अपने से उसमें और उसको ये खा जाएगा। तो इंसेक्ट को ये फीड करता है, इंसेक्ट को ये खाता है, ठीक है, तो फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में ये पाया जाता है। तो जो भी इंसेक्ट छोटा मोटा होता है ना, वो इस पे आके चिपकता है ना, इस पे आके बैठता है, तो वो इसकी ना जो पत्तियां होती हैं, जो इसका स्टेम वगैरह होती है, वो चिपकने वाली होती है, वो इस पे चिपक जाता है और फिर ये इसको खा लेता है। ये आपको दिखा रखी है बच्चा, देखो कोल माइन, कोल की खान दिखा रखी है कितनी बड़ी है, यहाँ पे खुदाई करेंगे लोग बाग और यहाँ पे इनके कोल मिल जाएगा, ठीक है, एक प्लेट्यू में है ऑब्वियसली। और कोल है तो ये पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काफी हेल्प करेगा, प्रोडक्शन करने में इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों करेगा, कैसे करेगा भैया, कोल है ना, तो फॉसिल फ्यूल है कोल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, खूब आप लोगों को पता होगा। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा जो कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब फॉसिल फ्यूल है। यानी कि बहुत मिलियंस ऑफ हजारों सालों तक ये धरती के नीचे दबे रहते हैं, बहुत हजारों सालों तक ये दब जाते हैं, और यहाँ से ये फॉर्म होता है धीरे धीरे करके। यहाँ से आप बहुत साल बाद इनको निकालोगे तो स्केलेटन वगैरह, यहाँ मान लो मैं कैसे बताऊं, मान लो कोई प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, जब ये दब जाते हैं ना, मर जाते हैं, तो बहुत सालों तक, हजारों सालों तक ये उसके नीचे रहते हैं, मतलब अर्थ के ऐसे लैंड के नीचे रहते हैं। आप जब हजारों साल बाद जब खोदोगे ना, तो आपको यहाँ पे ये कोल मिलेगा या आपको नेचुरल गैस मिलेगा, आपको पेट्रोलियम मिलेगा, इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे एरिया में, मतलब जब हमारे रीजन में, हमारे इंडिया में, कंट्री में जब CO2 वाली जो गैस है वो बढ़ जाए, ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, उसे हम बोलते हैं सिंपली ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है आपको मुंबई, ये दिखा रखा है वेस्ट कोस्ट दिखा रखा है इसका, इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर, हब, टेक्नोलॉजिकल हब, बेसिकली फाइनेंशियल सेंटर वो यहाँ पर है, अच्छे खासे पैसे वाले लोगों का बिजनेस, जॉब एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड आपकी इस वाली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लोग कोस्ट लाइंस पढ़ेंगे, डेल्टा वगैरह पढ़ेंगे एंड आइलैंड वगैरह को कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो बताना, कुछ गलत लगा तो प्लीज मुझे बता के जाना। एंड जो मैंने एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इस चैप्टर के, वो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना एंड अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना। और बस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।